नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि मऊ के हल्दरपुर में जो हुआ वो सभी ने देखा है। मऊ में सुभाषपा के स्थापना दिवस के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2017 में जिस रास्ते से बीजेपी सत्ता में आई, अब ओम प्रकाश राजभर ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, आज लाल पीला एक हो गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से निशाना साधा, क्या तेवर क्या कलेवर नजर आए, सुनिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अभी आपको संबोधन कर रहे थे और बड़े ध्यान से मैं उनका भाषण सुन रहा था। बहुत ध्यान से मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं इस मैदान को भी देख रहा हूं। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। पूरा मैदान भरा है। पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है। जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ। दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है। बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई दे रहा है। पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग, पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? ये चुनाव की शुरुआत माने। और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे। आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं,
बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। जो हमें सहयोग मिल रहा है आपका, जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर समाजवादी पार्टी के। भारतीय मानव समाज पार्टी के रामधनी बेंद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही शोषित समाज पार्टी के मुसहर नेता बाबूलाल राजभर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के औपचारिक गठबंधन को लेकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि सपा और राजभर का कोई रिश्ता ही नहीं है। सपा ने हमेशा से ही राजभर समाज का शोषण किया है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग धीरे धीरे अब उस चरम बिंदु तक पहुंचनी शुरू हो गई है जहां से किसी राजनीतिक कदम का विश्लेषण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक हालात पल पल में और मिनट दर मिनट चेंज हो रहे हैं। तो वहीं आजकल आगरा में किरावली में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान जयंत चौधरी ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बिजली के बिल को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो बिजली का पुराना बिल माफ कर दिया जाएगा और नया बिल हाफ हो जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के रुपए में दिए गए रुपयों पर जनता से वादा किया था कि किसानों को 12,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र खोलेंगे जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। ये तमाम वादे पूरे नहीं हुए हैं। हमें पता लग गया था कि बिजली का संकट घर घर पे गहरा है, क्योंकि सरकार की मंशा उसी समय साफ हो गई थी और बिल में बहुत तेजी से वृद्धि सरकार चाहती थी। उपभोक्ताओं के बहुत ज्यादा बाहर आने वाला था। हमें जानकारी थी, हमने कहा आंदोलन करो और भावा हमने बोला। आपको याद होगा, यहाँ इसी मैदान पे हमने चर्चा करी थी और उसके बाद आपने एक ही दिन में यूपी के जहां जहां संभव था बिजली घर का आपने घेराव किया और सरकार को संदेश भी दिया कि उपभोक्ता जागृत है। लेकिन सरकार नहीं मानी, सरकार आपकी थी नहीं। सरकार के मन में आपके प्रति, उनके मन और हृदय में कोई जगह होती तो जरूर आपकी सुनवाई होती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी तपिश बढ़ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी यूपी पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। ओवैसी आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में चुनावी हुंकार भरते नजर आए, जिससे पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी फिर आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, पहली बार मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान ओवैसी बझेड़ी रोड पर शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन से पहले ओवैसी समाज सेवी हाजी समीम के आवास पर पहुंचे थे। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनका पूरा प्रयास रहेगा कि यूपी में दोबारा से बीजेपी की सरकार न आए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ओवैसी को लेकर के बार बार निशाना ओवैसी पर साधते रहे हैं। पूरी कोशिश यही है कि हमारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री ना बने और उसी सिलसिले में हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, बहुत तब्दीलियां होंगी जब आपको पता चलेगा। वहीं यूपी एटीएस ने मंगलवार को रोहिंग्या गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनको लेकर आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी शासन और यूपी पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ
अभियान चलाया था। इसी सिलसिले में एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यूपी एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनाकर मानव तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अपना असली नाम छुपाकर दस्तावेजों को हिंदू नामों से बनवाते थे। से भारत में प्रवेश हो रहे बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्या के विरुद्ध जो अभियान चला रखा है उसके क्रम में एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता कल हासिल हुई जब 4 लोग गिरफ्तार किए गए। ये लोग राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे और उन्हें दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे एटीएस के टीम के द्वारा पकड़ा गया। पूर्व से ही ये सूचना मिल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तैयारियों के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार सभी धर्म जाति के लोगों की मदद करते हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कांग्रेस के लोग जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं। सुनिए। लखनऊ पहुंचे हैं, क्या बात है सर? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट रहेगा? क्या आपकी पार्टी के भी लोग सिंबल पे टिकट पे नजर आएंगे? हाँ, मतलब हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारा अधिकृत सिंबल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमको सिंबल में मिलेगा। और अगर बीजेपी के साथ हम अलायंस करना चाहते हैं, दोबारा योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को धक्का देना चाहते हैं और हमारी जमीन पर बीएसपी ने कब्जा किया है, उस जमीन को हमारे कब्जे में लेने की हमारी कोशिश है। तो इसीलिए मतलब आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा आरपीआई का और बीजेपी सत्ता में आएगी और उनको अच्छी सीटें मिलेगी। आपको क्या लगता है सर, इस बार दलित और पिछड़ों की राजनीति तेज हो गई? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछड़ों की जो सम्मेलन कर रही है, अलग अलग आप देखेंगे राजभर और अखिलेश यादव और आज मऊ में मौजूद है, तो क्या पिछड़ों की राजनीति तेज हो गई उत्तर प्रदेश में? हम इनके बिना सरकार नहीं बननी? हाँ, मतलब पिछले जो है उनके बगैर तो सरकार नहीं बनती है और इसीलिए मतलब यहाँ तो दलितों का परसेंटेज 21-22% है और दलित जिसके बाजू में जाते हैं उनको सत्ता मिलती है। तो जिस तरह 2014 के चुनाव में भी मतलब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब ये एक दलित का वोट जो है, ये दलित का वोट मतलब बीजेपी को मिला था। यहाँ 2017 के चुनाव में मतलब बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उनको यहाँ सफलता में मिली नहीं। यहाँ बीजेपी और एनडीए 325 सीटें जीत कर यहाँ सत्ता में आई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो राजनीति करते रहे लेकिन वोट तो बीजेपी को मिलेगा, आरपीआई के माध्यम से और भी ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी। एक बड़ा मुद्दा है सर, महंगाई बड़ा मुद्दा है और दूसरी तरफ जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस करें या सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी ने 300 जो यूनिट बिजली है वो फ्री की बात कही और कांग्रेस 40% महिलाओं को मैदान में ला रही है। इसके अलावा टैबलेट और लैपटॉप की बात की गई है। तो ये मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इनकी सत्ता आने वाली तो नहीं है, तो लोगों को मालूम है वह इनकी सत्ता आने वाली नहीं है। प्रियंका कितना भी बोली तो भी मतलब वो 40% सीटें महिलाओं को देगी बोली है, देखते अभी कितनी सीटें देते हैं। लेकिन ऐसा बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसी तरह की बयानबाजी हो रही है लेकिन इनकी सत्ता आने वाली नहीं है। और वो कितने भी कोशिश करे लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को धक्का देना इतना आसान काम नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ दलित हिंदू मुस्लिमों का दंगा बिल्कुल कभी हुआ नहीं और सभी जाति वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए बीजेपी की सत्ता आएगी। आखिरी सवाल है सर, आपने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वो शादी कर लें, क्या मायावती को भी सलाह देंगे शादी करने की? नहीं, मायावती को मैं नहीं दूंगा। मतलब पहले राहुल गांधी के बारे में मेरा कहना है कि राहुल गांधी शादी करेगा तो फिर मैं मायावती के बारे में बोलूंगा। तो देखिए, अभी सिर्फ राहुल गांधी को सलाह दी गई है। महंगाई का कहना है कि बड़ा मुद्दा होगा लेकिन उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द महंगाई को घटाया जाए, क्योंकि हाँ, इसका विरोध ये भी मानते हैं, मंत्री जी का भी मानना है कि हाँ ये विरोध है महंगाई को लेकर। लेकिन इनका कहना है कि जो पिछड़ों की राजनीति हो रही है उसमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पिछड़ा वर्ग नजर आएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।
तो रामदास अठावले को सुना आपने। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। प्रदेश के कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी कल देर शाम उत्तरकाशी पहुंचे, जिसके बाद आज गणेश जोशी पाटा सिरोर नाल्द गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पाटा गांव निवासी मृतक स्वर्गीय दिनेश चौहान, नाल्द निवासी स्वर्गीय संजय सिंह और सिरोर निवासी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात करते हुए सांत्वना प्रदान करी है। साथ ही अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रभारी मंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी और सरकार से हर संभव मदद परिवारजनों को मिलने का भरोसा भी दिया है। हमारे 3 नौजवान बच्चे रिपोर्टर का काम करते थे, पैकिंग में गए थे और स्कूल में दबकर उनकी मृत्यु हुई है। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में है। मैं लगातार जिलाधिकारी मेरे संपर्क में थे। 4-4 लाख रुपए पहले पूर्व में हमने मुआवजा इनको दिया है। 1-1 लाख मैंने आज और देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये भी सीख उनको मिलेगा। लेकिन मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। इनके परिवार की चिंता करना, इनके बच्चों की चिंता करना यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैंने राज्य को उद्देशित किया है कि इनके बच्चों की क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई सेंटर स्कूल में होती है, हम सेंटर स्कूल की एडमिशन कराएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य महकमे में बैठकों का दौर भी जारी है। देहरादून में अब तक 95 मामले डेंगू की पुष्टि हुई, जिसे लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। तो वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा, राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। मामले जो है कुछ देखने में आ रहे हैं। वैसे देहरादून के मामले हमारे बहुत ज्यादा है नहीं, 5-6 मामले देहरादून के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और अपने नगर निगम की टीम को कल बैठक करी थी हमने उनके साथ, और आज से जो है हम डेंगू के खिलाफ एक महाअभियान चला रहे हैं, ताकि जो डेंगू का लार्वा है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है घर घर जाके उसको चेक करेगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तल्खी और पार्टी से नाराजगी की चर्चाओं के बीच दिल्ली से देहरादून पहुंचे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। बहुगुणा ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हम लोग कांग्रेस से अलग हुए थे, उन परिस्थितियों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रदेश के विकास और नेतृत्व का सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। वहीं बागियों की नाराजगी और कांग्रेस में वापसी के सवाल पर बहुगुणा ने कहा, छोटे छोटे इश्यू हैं जो शटडाउन हो जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच में नेताओं के दल बदल को लेकर जमकर बयानबाजी भी चल रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से 2016 के बागी कांग्रेसियों पर निशाना साधा है। रावत का कहना है कि प्रचंड बहुमत वाली भाजपा के भीतर जो उठापटक चल रही है, वो इन्हीं उजाड़ू बल्द के कारण हो रही है। हम तो चाहेंगे कि ये उधर ही रहें और वहीं हंगामा मचाते रहें। उन्हीं के चलते भाजपा नेता भी परेशान हैं और इनके आगे पीछे भाग रहे हैं। देहरादून में आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने उत्तराखंड में बढ़ती युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सचिवालय का कूच किया, जहां पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले लगे बैरिकेडिंग्स पर ही रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कहा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करीबन 1 साल से बेरोजगारी को लेकर पूरे उत्तराखंड में संघर्ष कर रही है कि प्रदेश के युवा लगातार बेरोजगारी की कगार पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार युवाओं की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। साथ ही शेर सिंह राणा का कहना है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए 70% नौकरी का कानून बनाया गया था, लेकिन आज युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करीब 1 साल से इस बात के लिए पूरे उत्तराखंड में संघर्ष कर रही थी कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए कानून बना हुआ है कि 70% रोजगार उनको दिया जाएगा, लेकिन इस कानून का पालन किसी सरकार ने नहीं कराया। तो इसका पालन हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने 8 अगस्त को हरिद्वार में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने आरटीआई भी डलवाई पार्टी की ओर से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मजबूर होकर हमारे हरिद्वार जिले के कार्यकर्ता और देहरादून जिले के कार्यकर्ता आज सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं
और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन आज नहीं मिलेगा। बीते दिनों उत्तराखंड के कई स्थानों से आई दैवीय आपदा के पीड़ितों और प्रभावितों के मामले में राज्य सरकार ने 5 दिन का समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की सुध नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा करते हुए पीड़ितों और प्रभावितों से मुलाकात करके स्थिति का जायजा लिया और साथ ही सरकार से मांग की है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों और प्रभावितों की शीघ्र अतिशीघ्र सहायता की जाए। ऐसे में अब कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों पर भाजपा सरकार को जगाने के लिए 28 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से राजधानी देहरादून में सचिवालय गेट के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना उपवास का आयोजन करने का फैसला लिया है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।